Me. In the previous video, we have done part C solutions of linear algebra of NET December 2019, and in this video, we are going to do part B solutions of it. So the first question we are going to do is let C01 be the space of continuous real valued functions on 01. C हमारे पास स्पेस दिया हुआ है और ये स्पेस किसका है? कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस का, और एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उसने बाय द इंटीग्रल 0 to 1 ft gt स्क्वायर dt फॉर ऑल f, g बिलोंग्स टू c 0 to 1. हमें क्या बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी कि ये जो फंक्शन है ये इनर प्रोडक्ट बनाएगा या बाइलीनियर फॉर्म या नॉट अ बाइलीनियर फॉर्म, और दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल f बिलोंग्स टू c 0 1. सो हमें इसमें सबसे पहले हमें देखना क्या है कि हमें इनर प्रोडक्ट चेक करना है और बाइलीनियर फॉर्म चेक करना है. सो लेट्स स्टार्ट इट सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बाइलीनियर फॉर्म होती क्या है हमारे पास. बाइलीनियर फॉर्म क्या होती है? अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें फाई v क्रॉस v2 r इज कॉल्ड अ बाइलीनियर फॉर्म. इसको हम बाइलीनियर फॉर्म कब कहेंगे? जहाँ पे ये जो v है हमारे पास इट इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड r. तो हम इसको बाइलीनियर फॉर्म कब कहेंगे? हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं. इफ फाई ऑफ f प्लस g इंटू एच इज इक्वल्स टू फाई एफ एच प्लस फाई ऑफ जी एच, और इसके साथ ही फाई ऑफ ए एफ विद एच इज इक्वल्स टू ए फाई ऑफ एफ एच. फर्स्ट कंडीशन ये होगी. सेकेंड कंडीशन होती है हमारे पास फाई ऑफ एफ कॉमा जी प्लस एच इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एफ जी प्लस फाई ऑफ एफ एच, और इसके साथ ही होती है फाई ऑफ एफ कॉमा ए एच इज इक्वल्स टू ए फाई ऑफ एफ एच. तो अगर हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो फंक्शन जो है वो फंक्शन हमारे पास क्या फॉर्म करता है? बाइलीनियर फॉर्म करता है. तो अब हम यहाँ से इस फंक्शन के लिए चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं फाई ऑफ एफ प्लस जी इंटू एच, यानी कि इट इज़ फॉर्म द फंक्शन हमारे पास इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन है. तो ऐसे ही करेंगे 0 to 1 एफ प्लस जी फंक्शन जो डिफाइन है फर्स्ट वाला एज इट इज़ है, सेकेंड वाले का हमारे पास स्क्वायर हो रहा है. तो फर्स्ट वाला एज इट इज़ एंड सेकेंड वाले का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी. सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एफ एच स्क्वायर डी टी प्लस 0 to 1 जी एच स्क्वायर डी टी. तो ये हमारे पास फॉर्म कर रहा है इनर प्रोडक्ट एफ एच प्लस जी एच, मतलब ये फंक्शन जो है इस फॉर्म का बन रहा है. यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है. अब सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? फाई ऑफ एफ और जी प्लस एच, एफ विथ जी प्लस एच जिस फॉर्म में डिफाइन है वैसे ही लिख लेंगे एफ कॉमा जी प्लस एच, और इसकी वैल्यू इंटीग्रल में है एफ इंटू सेकेंड वाले का क्या करना है? स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी. तो अब हम देखें तो यहाँ से एफ यहाँ से तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2gh टाइप्स. तो ये वाली एक्स्ट्रा टर्म आएगी इसमें, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं हुआ इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी प्लस एफ एच के. ओके, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई. इट मीन्स ये बाइलीनियर फॉर्म नहीं बन रही है. और हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि इनर प्रोडक्ट जो है, एवरी इनर प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या बनती है? बाइलीनियर फॉर्म ओवर आर. इनर प्रोडक्ट जो है वो हमेशा बाइलीनियर फॉर्म को इम्प्लाई करती है ओवर आर. तो अगर बाइलीनियर फॉर्म ही नहीं बन रही है तो वो इनर प्रोडक्ट भी नहीं बनेगी. नॉट बाइलीनियर इम्प्लाइज नॉट इनर प्रोडक्ट. तो आपको इसमें इनर प्रोडक्ट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि फॉर्म करेगा या नहीं, क्योंकि बाइलीनियर नहीं बन रही है तो इनर प्रोडक्ट भी नहीं बनेगी. तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, फर्स्ट में वो कह रहा है कि इनर प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा इनर प्रोडक्ट. दिस इज़ एन बाइलीनियर फॉर्म ऑन दिस बट नॉट एन इनर प्रोडक्ट. बाइलीनियर फॉर्म ये नहीं है, हमने चेक कर लिया है. दिस इज़ नॉट एन बाइलीनियर फॉर्म. ओके, नहीं है बाइलीनियर फॉर्म. अब यहाँ से देखा जाए तो ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन हो चुका है. बट फोर्थ ऑप्शन भी अगर हम देखें, अगर हम ये डिफाइन करें एफ विद एफ, तो ये हमारे पास क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन? एफ टी इंटू एफ टी का ही स्क्वायर डी टी. इट मीन्स ये क्या फॉर्म कर गया? एफ टी का क्यूब डी टी.
तो अगर हम देखें हमें वो कह रहा है कि ये वैल्यू जो है हमेशा कैसी आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर यहाँ पे ft का क्यूब आ रहा है, ऑड पावर है, तो अगर मैं कोई फंक्शन नेगेटिव में कंसिडर कर लूँ, जैसे सबसे सिंपलेस्ट -t ही ले लें, तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या बनेगी इसकी वैल्यू, -1/4 विच इज़ लेस देन 0। ओके, तो ये वाली कंडीशन, ये कह रहा था हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, पर ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास फेल। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन 3rd। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। For a quadratic form in 3 variables over R, let R be the rank and S be the signature. The number of possible pairs RS is, मतलब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है किसमें, 3 वेरिएबल्स में, तो हमें बताना है कि आर एस के पॉसिबल पेयर्स क्या हो सकते हैं। आर रैंक है, एस सिग्नेचर है, किसमें से नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स कितने मिलेंगे हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास अगर मैं लिखना चाहूँ एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की होती है वो, QXYZ इज इक्वल्स टू X ट्रांसपोज AX। इस टाइप से हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है, जहाँ पे हमारी A जो है वो कोई 3x3 की मैट्रिक्स होगी एंड X इज़ अ कॉलम वेक्टर XYZ। ओके, तो अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, उसका रैंक और उसका सिग्नेचर। रैंक ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है हमारे पास, रैंक होता है कि कितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की डायगोनल रिप्रेजेंटेशन में। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स इन द diagonal representation of a quadratic form। ठीक, अगर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म को डायगोनल रिप्रेजेंटेशन दे, उसके मतलब डायगोनल की फॉर्म में लिखें उसको, तो कितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स आ रही हैं हमारे पास उसमें, तो उसको क्या कहते हैं, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कितनी है प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स कितनी है, वो जो है हमारे पास उसका रैंक बता देगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया P+N। तो नेक्स्ट होगा हमारे पास सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म का, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स। पॉजिटिव जितनी टर्म्स हैं उसमें से नेगेटिव टर्म्स अगर हम हटा दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, सिग्नेचर। ओके, तो रैंक और सिग्नेचर अब हमें पता लग गया। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कितने वेरिएबल्स की बात कर रहा है, 3 वेरिएबल्स में। इट मीन्स हमारे पास जो रैंक की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, या तो 0, 1, 2 या 3 से ज़्यादा नहीं जाएगी। 3 वेरिएबल्स हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म 3 वेरिएबल्स में है, तो रैंक या तो 0 होगा या 1 या 2 या 3। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे हम सिग्नेचर की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है। अब रैंक है क्या, हम एक बार लिख लेते हैं P+N। तो अगर रैंक 0 है तो हमारे पास ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्म्स भी 0 होंगी और नेगेटिव भी 0 होंगी, और सिग्नेचर हमारे पास क्या है, P-N। तो अगर रैंक 0 है तो पॉजिटिव टर्म्स भी 0, नेगेटिव टर्म्स भी 0, तो यहाँ से सिग्नेचर की भी क्या वैल्यू आई, 0। यानी एक पेयर क्या मिला मुझे, हमें पेयर बनाने हैं आर एस के, तो पेयर क्या मिला मुझे, 0, 0। और अगर रैंक की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, रैंक की वैल्यू 1 है, तो इसकी हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि पॉजिटिव 1 आ जाए, नेगेटिव 0, या पॉजिटिव 0 आ जाए और नेगेटिव टर्म्स 1। ओके, तो हमारे पास एस की यहाँ से क्या वैल्यूज़ आएंगी, पॉजिटिव टर्म्स माइनस नेगेटिव टर्म्स, 1 माइनस 0 एक वैल्यू, पॉजिटिव टर्म्स माइनस नेगेटिव टर्म्स -1। तो रैंक 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नेचर की 2 वैल्यूज़ आ सकते हैं, या तो 1 या तो -1। तो यहाँ से हमारे पास पेयर क्या बन गया, 1 1 1 -1। ओके, और अगर रैंक 2 होगा तो हमारे पास P और N की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 2 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, या 0 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, या 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, यही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नेचर क्या आएगा, फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग 2, नेक्स्ट में -2 एंड नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, 0। तो पेयर क्या बने, 2 2
2 के साथ -2, 2 के साथ -2 और 2 के साथ 0। यहाँ से हमारे पास ये 3 पेयर्स बन गए। ऐसे अब रैंक 3 लेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 + 0, 0 + 3 और 2 + 1, 1 + 2, यही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा तो नहीं बन सकती कोई। तो सिग्नेचर की वैल्यू क्या आई, फर्स्ट केस में 3, नेक्स्ट में -3, नेक्स्ट में 1 एंड देन -1। तो पेयर क्या बने हमारे पास, 3 3, 3 -3, 3 1 एंड 3 -1। ठीक, तो अब हमने हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, चारों के लिए हमने वैल्यू निकाली कि 0 होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं कि हमारे कितने पेयर्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास टोटल पेयर्स कितने बने हैं इसके, 10 बने हैं। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म 3 वेरिएबल्स में हो तो RS जो इसकी पेयर्स की कितनी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी हमारे पास, 10। दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3rd। लेट M4R बी द स्पेस ऑफ 4 × 4 मैट्रिसेस ओवर R। ये स्पेस है 4 × 4 मैट्रिसेस का। लेट W Aij बिलोंग्स टू M4R, summation I + j = k, Aij is equals to 0 for k 2 3 4 5 6 7 and 8। देन डायमेंशन ऑफ W इज, ये जो W सेट डिफाइन है हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखें तो 4 × 4 मैट्रिसेस का सेट है ये। तो अगर हम 1 मिनट के लिए मैट्रिक्स लिख लें, पहले A किस टाइप की बनेगी 4 × 4 में, A11, A12, A13, A14, सिमिलर 21, ये हमारे पास 4 × 4 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है इसने कि जिन सबस्क्रिप्ट्स का I + j जिनका सम जो है वो k है, k की ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो जिनका सम ये k है वो सारे उनका सम क्या है 0। दैट इज़, अब जैसे मान लो मैंने k को क्या रखा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी 2। अब जिन I + j का सम 2 है, ऐसे I + j मतलब यहाँ से देखना है हमें सम 2 किसका है, सिर्फ a इसका ही, क्योंकि 1 + 1 यहाँ से 2 आएगा हमारे पास। यानी अगर k 2 है तो मेरे पास क्या है, A11 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक ही टर्म आ रही है। ऐसे अगर k 3 लिखें, अब k 3 है तो 3, इसका सम भी 3 है सबस्क्रिप्ट्स का और इसका सम भी 3 है, यानी कि और हमें डिफाइन में ही है समेशन लेना, मतलब इन टर्म्स का सम लेना है। यानी कि आ गया A12 + A21 किसके इक्वल है, 0 के। ऐसे k 4 लेंगे तो 4 के लिए हम देखें, 4 इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है और इसमें बन रहा है, यानी हम ये दोनों तो ले चुके हैं पहले। अब नेक्स्ट ये वाला पेयर उठाएंगे, A13, A22 + A31। ऐसे 5 के लिए लें तो अगली टर्म्स आएंगी 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। इन सब का सबस्क्रिप्ट्स का सम 5 है। तो 5 के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, A14, A23, A32, A41 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली आप 6 के लिए बना सकते हो। 6 के लिए क्या बनेगी, A24, A33, A42 इज इक्वल्स टू 0। 7 के लिए क्या बनेगी, A34, A43 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे 8 के लिए क्या बनेगी, लास्ट टर्म बचेगी सिर्फ A44 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ से कितनी क्वेश्चंस आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमें इस सेट की डायमेंशन निकालनी है। अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम इसकी, डायमेंशन ऑफ W क्या होगी हमारे पास। पहली बात कि इसमें कितने वेरिएबल्स थे हमारे पास, टोटल 16 वेरिएबल्स थे, 4 × 4 की मैट्रिक्स है, 16 माइनस। अब इसमें से हमें कितने वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी, हर एक इक्वेशन में से एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी और कोई भी वेरिएबल रिपीट नहीं हो रहा है, इस मीन्स हर एक में से हमें सिंगल की वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास 7 वेरिएबल्स की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी दूसरे वेरिएबल्स की टर्म्स में। तो 16 - 7 हमारे पास कितना आ जाए, 9। डायमेंशन बेसिकली होगी हमारे पास नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, कि कितने वेरिएबल्स फ्री बचेंगे। तो 16 टोटल थे, इसमें से 7 की वैल्यू हमें दूसरे वेरिएबल्स की टर्म्स में मिल जाएगी। तो कितने फ्री वेरिएबल्स बचेंगे हमारे पास, 16 - 7 दैट इज़ 9 फ्री वेरिएबल्स बनेंगे। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी आई, 9। तो इसका ऑप्शन 3rd इज़
करेक्ट. Let's move towards the next question. Question 4. Let V be the vector space of dimension 3 over R. Let T V to V be a linear transformation given by the matrix A. मतलब हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस V1, V2, V3 और V. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. हमें बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन ठीक होगी. लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन. अब हमारे पास क्या है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दी हुई है और बेसिस भी पता है हमें V1, V2, V3. अब हमें पता है कि अगर हम TV1 लिखें तो हम इसे क्या लिखते हैं. TV1 क्या होता है हमारे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स बेसिस. यानी TV1 को हम ऐसे लिख सकते हैं AV1 प्लस BV2 प्लस CV3. अब क्योंकि हमें इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन गिवन है, इट मीन्स हमें इन स्केलर्स की वैल्यू पता है. स्केलर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाले वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट वाला कॉलम है, यानी A की वैल्यू ये होगी, B की वैल्यू ये होगी और C की वैल्यू ये होगी. तो हम इसमें लिख सकते हैं 1 इंटू V1, 1 इंटू V2 प्लस -2 इंटू V3. ऐसे सेकेंड वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो स्केलर्स क्या आएंगे जो सेकेंड कॉलम में है. यानी क्या बनेगा ये -1 इंटू V1 प्लस -4 इंटू V2 प्लस 5 इंटू V3. और ऐसी थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे. ठीक है, तो हमारे पास TV1 की वैल्यू भी आ गई, TV2 की भी आ गई और TV3 की भी आ गई. अब हम देखें तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 देखूँ इसमें तो हमारे पास क्या है, T ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 निकालना है. अब T क्योंकि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है T ऑफ X प्लस वाई इज इक्वल टू TX प्लस TY होता है हमारे पास. तो ऐसे ये सेपरेट हो जाएंगे. ओके, तो अब हमारे पास सबकी वैल्यू है. अब हम ध्यान से देखें तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करूँ तो 1 - 1 0 आएगा. V1 का कॉफिशेंट भी, ऐसे यहाँ से देखें तो V2 का कॉफिशेंट भी 0 आएगा और यहाँ से देखें तो V3 का कॉफिशेंट भी 0 आएगा. मीन्स ये ओवरऑल किसकी इक्वल आएगी, 0 के. ठीक है, तो क्योंकि ये B पार्ट का क्वेश्चन है तो हम इजीली कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया. बाकी आप कोई भी देख सकते हो, TV3 0 नहीं बन रहा, V1 प्लस V2 भी 0 नहीं बनेगा, V1 प्लस V3 इज इक्वल टू TV2, ऐसा भी नहीं है हमारे पास. तो ईजिली हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट A हमें एक मैट्रिक्स गिवन है. द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन AX इज इक्वल्स टू वाई हैज़ अ सॉल्यूशन. ये बोल रहा है कि किस y के लिए, क्योंकि ऑप्शन में हमें y की पॉसिबिलिटीज़ बोल रहा है कि किस y के लिए हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक ही चीज़ यूज़ करते हैं मोस्टली कि रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड y, इस मैट्रिक्स का रैंक सेम हो, इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स हो, तो हमारे पास कंसिस्टेंट होता है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो भी कैसा होता है, यूनिक. और अगर रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड y वाली मैट्रिक्स लेस देन हो n से, रैंक हमेशा सेम होना चाहिए पर नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक, तो वो हमें सॉल्यूशन की बात कर रहा है कि किस में हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा. इट मीन्स हमें रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड y मैट्रिक्स का चेक करना है. तो हम सबसे पहले A का रैंक चेक करेंगे. A का रैंक चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसे रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. ये मैंने की हुई है रो एक्लन फॉर्म में इसे रिड्यूस. ये मैट्रिक्स थी हमारे पास A, इसको रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस किया यूजिंग द रो ऑपरेशंस. रो ऑपरेशंस लगा के आप इजीली देख सकते हैं इसे रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस किया है और लास्ट में ये बनी है हमारे पास. इट मीन्स इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है हमारे पास, 3. तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ A क्या है, 3, और वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ अननोन्स के, क्योंकि हमारे पास इसमें 3x3 की ही मैट्रिक्स है तो 3 ही अननोन्स हैं इसमें. ओके, तो अगर रैंक ऑफ A 3 है, ऑब्वियसली बात है, तो रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड y मैट्रिक्स का भी हमेशा ही कैसा आएगा, 3 आएगा. तो रैंक इक्वल और इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स. तो ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन. इट मीन्स y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, y हम कुछ भी रखें, क्योंकि A का रैंक 3 आ रहा है तो A ऑगमेंटेड y चाहे आप कुछ भी रखो उसका रैंक 3 ही आना है. तो अब
इसका मतलब ये कह रहा है कि पर्टिकुलर इस वाई के लिए आएगा या इस टाइप के या इस टाइप के या फॉर ऑल के लिए। तो हमने देखा रैंक अगर 3 है, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है, तो ए ऑगमेंटेड वाई का रैंक हमेशा 3 ही आएगा। ठीक, तो इट मीन्स हमें हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इस केस में। तो हमारे वाई चाहे जो भी हो, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। For T belongs to R, define empty हमें एक मैट्रिक्स डिफाइन है 3x3 की। Which of the following statements is true? Determinant of empty is a polynomial of degree 3 in T. Determinant of empty is equals to 0. Determinant of empty is 0 for infinitely many T belongs to R. Determinant of empty is 0 for exactly 2 T belongs to R. ठीक, मतलब हमें ऑप्शंस में सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्टी की ही बात की गई है। तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर सेकंड में माइनस टी, और इससे एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा 1। तो क्या आ गया इसका डिटर्मिनेंट? 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। ओके, अब वो बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्टी इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब ये पॉलिनोमियल तो आया पर कितनी डिग्री का? 2 डिग्री का। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब ये बोल रहा है ये 0 कितनी वैल्यूज़ के लिए होगा तीनों ऑप्शंस में, मतलब हम इसे इक्वल टू 0 रखते हैं और ये चेक करेंगे कितनी वैल्यूज़ ऑफ टी के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अब हम यहाँ से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 रूट्स होंगे। ठीक, अब 2 रूट्स होंगे, हमें चेक करना है इसका कि दोनों रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या सेम होंगे। तो हम क्या चेक करेंगे? इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो हमारे पास क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है इसका 5, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स कैसे हैं हमारे पास? रियल प्लस डिस्टिंक्ट रूट्स। इट मीन्स 2 वैल्यूज़ टी की 2 वैल्यूज़ के लिए, 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन जो है डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्टी हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। ये फॉर ऑल के लिए बोल रहा है, ये नहीं हो सकता। ये इनफाइनाइटली मैनी टीज़ के लिए बोल रहा है, ये नहीं हो सकता। तो और लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है वो एग्जैक्टली 2 के लिए होगा। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। थैंक यू एवरीवन।